नमस्कार, यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से और अपने आवाज से ही बोल रहा हूँ। राहु का ही चैप्टर खुला हुआ है और राहु के बारे में ही कुछ बता रहा हूँ, कारण कि बड़ा मिस्टीरियस ग्रह होते हैं ये, लेकिन कंट्रीब्यूटर भी बहुत बढ़िया होते हैं। तो इन्हीं के संदर्भ में एक बात आज मैं बता रहा हूँ, जो हर नए एस्ट्रोलॉजर या जो मेरे साथ सीख रहे हैं पिछले 7-8 सालों से, मेरी बात सुन करके जो भी नोट कर रहे हैं उनके लिए मैं विशेष बोल रहा हूँ कि जरूर नोट कर लीजिएगा आज का एपिसोड। मुख्य बात यह है कि कुंडली में हम लोग जितना चीज नोट करते हैं, ग्रह स्पष्ट और बाकी सारी चीजें, दशा अंतरदशा सब नोट करते हैं, हम लोग को दो चीज और नोट अवश्य करनी चाहिए। एक होता है सेंसिटिव पॉइंट इन हॉरोस्कोप, जिसको भृगु बिंदु बोलते हैं हम लोग। भृगु बिंदु, सेंसिटिव पॉइंट इन हॉरोस्कोप। इस पर कोई भी ग्रह जब इस पॉइंट से गुजरेंगे तो अच्छा या बुरा रिजल्ट अवश्य देंगे और ये जीवन में महसूस होता है। और दूसरा जो वो इंदु लग्न है, इंदु लग्न का जो पॉइंट है वो नोट करना चाहिए। जिनको धन चाहिए, कितना धन मिलेगा नहीं मिलेगा, वो इंदु लग्न से उसकी विशेषता है। तो दो पॉइंट आपको अपने हॉरोस्कोप में जरूर नोट करके रखनी चाहिए। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि नक्षत्र सिद्धांत से कंफ्यूज कर गया हूँ, कुछ लोग बोल रहे हैं। ठीक है, अंत में अगेन क्लियर कर दूंगा, लेकिन अभी इस चीज को नोट कीजिए, सेंसिटिव पॉइंट या भृगु बिंदु। यहां मैं लिखा हूं भृगु बिंदु है यहाँ। भृगु बिंदु, इट इज ए सेंसिटिव पॉइंट बाय राहु इन हॉरोस्कोप। तो ये सेंसिटिव पॉइंट जो पैदा होता है वो राहु पैदा करते हैं, इसलिए राहु के ही विषय में बात कर रहा हूं तो विषयांतर ना हो जाए, इसलिए इसको भी मैं बात कर रहा हूं। और 99.9% लोग इसको यूज नहीं करते हैं। यदि मैं कहीं भूल कर रहा हूं तो माफी मांग रहा हूं, लेकिन 99.9% लोग इस सेंसिटिव पॉइंट को यूज नहीं करते हैं। तो ये सेंसिटिव पॉइंट है क्या? चंद्रमा का ग्रह स्पष्ट, राशि, डिग्री, मिनट, सेकंड में लिख लीजिए। इसका डेट लिख दूं 3/12/2023। तो चंद्रमा का ग्रह स्पष्ट, राशि, डिग्री, मिनट, सेकंड में लिख दीजिए। राहु का भी ग्रह स्पष्ट, राशि, डिग्री, मिनट, सेकंड में लिख दीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए, तो टोटल निकलेगा। वो टोटल भी कुछ राशि, डिग्री, मिनट, सेकंड ही होगा। चंद्रमा का ग्रह स्पष्ट लिख दीजिए और राहु का ग्रह स्पष्ट लिख दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए
और दोनों का जो टोटल जोड़ होता है उसको 2 से भाग दे दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद जो राशि डिग्री मिनट सेकंड आया यही भृगु बिंदु हुआ। यहां हमने एक एग्जांपल भी दिया है, मैंने एक एग्जांपल भी यहां दिया है। चंद्रमा, किन्हीं व्यक्ति के कुंडली में चंद्रमा एक राशि 25 डिग्री और 4 मिनट में है। सेकंड हमने छोड़ दिया है यहाँ पर जानबूझ करके। उन्हीं व्यक्ति का राहु 9 राशि 20 डिग्री 34 मिनट में है। दोनों को जोड़ दिया टोटल तो 38 हुआ। ये 5 आया, 4 है तो 3 निकाल दिया, 1 बचा और एक राशि इधर आ गई तो 2 9 2 11 हो गया। अब इस 11 राशि 15 डिग्री 38 मिनट को 2 से भाग दे दिया तो बचा, आंसर आया, हाफ कर दिया तो 5 राशि 22 डिग्री और 49 मिनट। मतलब 5 राशि बीत गया तो ये कन्या राशि में आया। ये सेंसिटिव पॉइंट कहाँ आया? कन्या राशि में। जिनकी कुंडली में मैंने ये किया है उनकी कुंडली में कन्या राशि सेंसिटिव पॉइंट में आ गया। अब कन्या राशि में जब जब कोई ग्रह गुजरेंगे तो जरूर उनके जीवन में कोई न कोई रिजल्ट अच्छा या बुरा जरूर मिलेगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर दशा, अंतरदशा, महादशा और जो अपनी हम लोग सारी गणित करते हैं वो छूटा हुआ रहेगा। हमको ये भी जोड़ के बताना है। यदि आप लोकल कुछ बात कर रहे हैं तब, लोकल करने का मतलब यदि डिटेल देख रहे हैं कि इस वर्ष इनको क्या होगा, पर्टिकुलर इस साल इनको क्या क्या मिलना है, क्या क्या हानि है, कहाँ दिक्कत है, तो एक बार ये सेंसिटिव पॉइंट को भी जरूर निकाल करके रखना चाहिए। और हॉरोस्कोप के नीचे में लिख दीजिए सेंसिटिव पॉइंट भृगु बिंदु और इंदु लग्न, दोनों निकाल के रख देना चाहिए। इसकी आवश्यकता पड़ती है लाइफ में हमेशा। तो कन्या राशि में ये 22 डिग्री 39 मिनट ये हस्त नक्षत्र में आया। मतलब ये सेंसिटिव पॉइंट हस्त नक्षत्र का है। छह है कन्या राशि में ये हस्त नक्षत्र पड़ा, ये सेंसिटिव पॉइंट उसमें आया। अब नवांश में देखा तो ये कर्क नवांश भी था। थोड़ी अधिक जानकारी के लिए मैं बोल रहा हूं, आप ना भी देखेंगे तो चलेगा। ये कर्क नवांश में पड़ा और देवगण में पड़ा। और नवांश के बारे में बहुत कुछ हमने कभी नहीं बताया है। नवांश से ही यदि किसी व्यक्ति का जन्म किस नवांश में हुआ है उससे मालूम हो जाता है कि वो आदमी है क्या। तो इनका जो भृगु बिंदु पड़ा वो हस्त नक्षत्र, कन्या राशि, हस्त नक्षत्र, कर्क नवांश, देवगण, और उसका रिजल्ट होता है धनी और यशस्वी। मतलब ये व्यक्ति धनी और यशस्वी होंगे, ये निर्भर करता है कि इस पर कौन सा ग्रह
गुजर रहा है इस पॉइंट से। लेकिन बेसिकली ये यशस्वी होंगे, धनी होंगे, ये तो सत्य है, ये सत्य है। लेकिन जब मान लिया यहाँ से कोई पापक ग्रह गुजरेगा तो थोड़ा सा तो इनके धन को हानि कराएगा, इनके यश की भी हानि करा सकता है। छोटे ग्रह जैसे शुक्र हैं, सबसे कम समय तक रहते हैं एक राशि में, तो मान लिया शुक्र इनका जब हस्त नक्षत्र में आएगा तो शुक्र मीठा ग्रह होते हैं, अच्छे ग्रह होते हैं, तो अच्छे रिजल्ट देंगे। तो अच्छे रिजल्ट देंगे। इनकी कुंडली में ये हस्त नक्षत्र या कन्या कहाँ पड़ता है उसका शुभ नक्षत्र मिल जाएगा, शुभ रिजल्ट मिलेगा। और एक बात और मैं हमेशा बता चुका हूँ, किसी भी कुंडली में कोई भी ग्रह यदि लग्न में है तो दोनों त्रिकोण में रिजल्ट होता है। लग्न में है तो 5th हाउस और 9th हाउस का प्रभाव पड़ता है और अपने से 7वें घर में प्रभाव पड़ता है। तो मान लिया ये 6 में है इनका, तो त्रिकोण पड़ा इनका 10, 6, 7, 8, 9, 10, ये पंचम त्रिकोण पड़ा। ये पंचम त्रिकोण है। ये कोई कठिन गणित नहीं है, बहुत साधारण है ये। और 10 से पंचम तो 10, 11, 12, 1, 2, तो ये दूसरा त्रिकोण है। ये नवम त्रिकोण हुआ उनका। नवम त्रिकोण और पंचम त्रिकोण किसका हुआ? तो हस्त नक्षत्र का हुआ, कन्या राशि का हुआ। तो कोई भी ग्रह यदि अच्छे ग्रह कन्या राशि में हैं तो मकर राशि में भी शुभ रिजल्ट देंगे और वृषभ राशि में भी शुभ रिजल्ट देंगे। जिनकी कुंडली है उनके वृषभ राशि में चंद्रमा है, उच्चक है 2 नंबर में। तो जब जब कोई शुभ ग्रह कन्या राशि में आएंगे तो वृषभ राशि को भी बहुत बढ़िया मीठा रिजल्ट देंगे। ये वृषभ राशि को भी बहुत मीठा रिजल्ट देंगे ये। और मकर राशि को भी बढ़िया रिजल्ट देंगे ये। इस चीज को जरूर जान लीजिए, दिस इज अ वेरी सेंसिटिव पॉइंट। और यहां से सप्तम भाव 12 राशि में होगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7th हाउस हुआ। तो जब भी कोई सेंसिटिव पॉइंट पर से कोई शुभ ग्रह गुजरेगा तो पंचम त्रिकोण में भी रिजल्ट देगा पॉजिटिव, नवम त्रिकोण में भी देगा पॉजिटिव रिजल्ट और वहां से 7th हाउस में भी पॉजिटिव रिजल्ट देगा। इस चीज की जानकारी जरूरी है, रखिए कुंडली में इसको। कारण कि ये राहु ही डेवलप करते हैं। ये जो भृगु बिंदु है, ये भृगु बिंदु का क्रिएशन कुंडली में चंद्रमा और राहु के जोड़ से होता है। दोनों को जोड़ दीजिए, राहु की डिग्री मिनट सेकंड, राशि डिग्री मिनट जोड़ दीजिए, राहु का चंद्रमा का जोड़ दीजिए, टोटल को 2 से भाग दे दीजिए। जो उत्तर आया वो राशि डिग्री मिनट हुआ। वही सेंसिटिव पॉइंट, वही भृगु बिंदु कहलाता है। इसको जरूर यूज कीजिए आप, कारण कि हो सकता है कि राहु किन्हीं के लिए शुभ हो, किन्हीं के लिए अशुभ हो।
राहु अभी मीन राशि में आ गए हैं, तो मीन राशि में राहु आए हैं, तो 6 नंबर को भी ये प्रभावित करेंगे सप्तम भाव में। देखिए, राहु का कहा गया है कि गुरु की दृष्टि के ऐसा इनका 9, 5 और 7 में इनकी दृष्टियां होती हैं गुरु के जैसा। बहुत सारे ऋषियों का इसमें मतैक्य नहीं है, एक मत में नहीं है, लेकिन क्योंकि राहु को शनिवत कहा गया है, गुरुवत नहीं कहा गया है, गुरु के समान नहीं कहा गया है, लेकिन ऋषियों ने जब डाला है कि ये गुरु के समान इनकी दृष्टि होती है, तो उस पर तो कोई हम लोग उंगली नहीं उठा सकते। लेकिन 7वीं दृष्टि तो ये सत्य है। तो मेरी ये बिना जब तक भृगु बिंदु आप नहीं पढ़ते हैं, नहीं निकालते हैं, नहीं समझते हैं, तो आपके बहुत सारे प्रेडिक्शन रुक जाएंगे, गलत हो जाएंगे, और आपको लगेगा कि सारा रूल रेगुलेशन तो यही कहता है कि ये समय इनका बढ़िया चल रहा है, तो ये गलत क्यों हो रहा है? आपके मन में प्रश्न उठेगा। सारे शास्त्रीय नियमों को पालन करते हुए मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूं, लेकिन रिजल्ट तो मैच नहीं कर रहा है। उसका रहस्य यहां है भृगु बिंदु में। भृगु बिंदु में यदि कोई पाप ग्रह चल रहे होंगे, तो दोनों त्रिकोण और 7th हाउस की दृष्टि जहां पड़ेगी, उस जगह में फल पॉजिटिव नहीं देकर के वो निगेटिव देंगे। ये सत्य है। इसको यूज कीजिए तो देखिए आपको कितना आनंद आएगा। इसकी जरूरत है। और राहु के विचित्र विचित्र रिजल्ट होते हैं, तो सारे रिजल्ट बताना भी, अब ये विवाह का समय चल रहा है, तो देखिए इसको नोट कर लीजिए पहले, जैसे भी नोट कर सकते हैं, फोटो ले लीजिए, जो भी करना है ले लीजिए। जो सीख रहे हैं A4 साइज में जो लोग बना रहे हैं वो लिख के रखिए भाई। आई थिंक यदि आप फॉलो करते हैं तो आई कैन से यू विल बी ए गुड एस्ट्रोलॉजर। यूज करते हैं, आई कैन इवन से यू विल बी बेटर एस्ट्रोलॉजर देन मी। मैं अपने को एवरेज गुड एस्ट्रोलॉजर मानता हूं। तो इसका उपयोग अवश्य करें, भृगु बिंदु का अवश्य करें। किसी के कुंडली में मान लिया किसी साल गुरु 6 नंबर में रहेंगे, जैसे मान लिया जिनकी कुंडली है, उनकी कुंडली में 6 साल के बाद लगभग 5.5 साल के बाद गुरु आ जाएंगे 6 नंबर में, तो इनका तो 10th हाउस का भी रिजल्ट टॉप क्लास का होगा, और इनका 2nd हाउस का भी रिजल्ट टॉप क्लास का होगा। जहां तक मुझे मालूम है, इनका लग्न जो है 2 नंबर का ही लग्न है। तो बिल्कुल गुड स्टेटस में रहेंगे, मान मर्यादा रुतबा प्रतिष्ठा के साथ ये रहेंगे। अब ये आप नहीं कह सकते हैं इन जनरल देख करके कि गुरु जब 6 नंबर में रहेंगे तो लोगों को बहुत भलाई होगा। कारण कि गुरु जब 6 नंबर में रहते हैं, तो मैं उनको हमेशा कमजोर माना हूं।
ये कमजोर रहते हैं। 6 नंबर में गुरु बहुत कमजोर रहते हैं। ज्यादा से ज्यादा 30% ही स्ट्रेंथ ऐसे गुरु को मैं समझता हूँ, इससे अधिक बली है ये नहीं समझता मैं। अनलेस अदरवाइज बुध की दृष्टि पड़ती हो और शुक्र की दृष्टि पड़ती हो, दो शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती हो, तो तभी इनमें बल आ जाएगा। अदरवाइज 6 नंबर के गुरु निर्बल कहे जाएंगे। लेकिन इस कुंडली में सेंसिटिव पॉइंट ही इनका 6 नंबर का है। तो इस सेंसिटिव पॉइंट में जब गुरु आ जाएंगे तो इनका तो बल्ले बल्ले। 6 नंबर को तो उठाएंगे ही, 2 नंबर को भी उठाएंगे, 10 नंबर को भी उठाएंगे और 12 नंबर को भी उठाएंगे। तो 4-4 पॉइंट कुंडली के जो 12 हिस्से होते हैं उसमें 4 पॉइंट को तो ये सेंसिटिव पॉइंट पॉजिटिव कर देंगे। तो सोचिए कितना छूट रहा है आपसे। मैं तो देखने में इसका उपयोग करता ही हूँ, अलग से नहीं बोलता हूँ, लेकिन मैं इसका उपयोग करता हूँ, कारण कि इसके बिना कुंडली अधूरी रह जाती है। उसी तरह से भृगु बिंदु भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो किसी और दिन कभी बताऊंगा, लेकिन वो राहु से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए उस चैप्टर को अभी नहीं पकड़ रहा हूँ। इसमें सिर्फ राहु की ही चर्चा पिछले 8-10 एपिसोड से मैं कर रहा हूँ। तो लगभग समापन के हिसाब से ही मैं ये चर्चा कर रहा हूँ। मैं इसको, आप लोग नोट किया कर लिए होंगे, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। बड़ा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है ये राहु का। राहु बहुत ही कंट्रोवर्शियल प्लैनेट है और रिजल्ट समझना इनका बहुत कठिन होता है, बहुत ही कठिन होता है। और शब्द है म्लेच्छ। शास्त्रों में म्लेच्छ शब्द का उपयोग हुआ है। म्लेच्छ बोलते हैं जो आपके धर्म से विपरीत धर्म वाले लोग होते हैं, उनको हम लोग म्लेच्छ बोलते हैं। सनातन धर्मावलंबी जो लोग नहीं होते हैं वो भी म्लेच्छ के चैप्टर में आते हैं। तो विश्व में तो अनेक बोली है, अनेक जाति है, अनेक धर्म है, अनेक विचारधाराएं हैं। तो हर कुंडली में आपके लायक जो हो, जो धर्म हो, आपसे जो विपरीत धर्म है, जो लगभग सनातन के विपरीत जाता हो, उसको हम लोग उनका हिसाब रखते हैं इसमें। कौन है जो व्यवहारिक चीज ये है कि कुंडली में बहुत सारी चीजें रहती हैं, हर चीज तो लोग उपयोग नहीं कर पाते हैं। जनरली ऑनरशिप दशा अंतरदशा देख लिया और रिजल्ट बतलाने लगते हैं। जैसे कि शादी ब्याह में जब कुंडली मिलाई जाती है तो मंगला मंगली मिला लिया और गुणा देख लिया, शादी के लिए हाँ कह दिया या ना कह दिया।
ये तो एस्ट्रोलॉजी का अपमान है। इस तरह से बताना तो एस्ट्रोलॉजी का अपमान है। देखिए, एक टिप्स दे रहा हूँ, छोटा मोटा टिप्स में लगभग रोज दे दिया करूंगा, कारण कि विवाह का समय चल रहा है, भगवान जागृत हो गए हैं, उठ गए हैं भगवान। तो राहु से ही जुड़ी कुछ बात बोल रहा हूँ कि किसी के कुंडली में 7th हाउस में राहु हो, ये बहुत कॉमन है। ये बहुत कॉमन चीज है। यदि राहु किसी के 7th हाउस में हो तो, और नंबर की बात मैं यहां नहीं लिख रहा हूं, जब मेष में हो तो एक रिजल्ट होगा, वृष में रहेंगे तो एक रिजल्ट होगा, मीन में रहेंगे तो एक रिजल्ट होगा, वो सब नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि यदि सिर्फ 7th हाउस में राहु होगा तो जिसके भी कुंडली में होगा, he will be responsible for the downfall of the family। घर के अंदर में, फैमिली में दुर्दिन लाने के लिए ही विल बी रिस्पॉन्सिबल। गरीबी भी आ सकती है, बदनामी भी आ सकती है, झंझट आ सकता है, कोर्ट केस आ सकता है, बहुत सारी विपत्तियां आ सकती हैं ड्यू टू दैट पर्सन। तो जिस बच्चे के कुंडली में राहु हो ऐसा, तो इतना जरूर कीजिए कि उस बच्चे को अच्छा संस्कार दीजिए, और बचपन से ही उसके संगत को मॉनिटर कीजिए, जरूर मॉनिटर कीजिए उसके संगत को, नहीं तो लड़का बिगड़ सकता है। और आधुनिक युग में जो सबसे बड़ा संकट है बच्चे को, टीनेजर्स को, और उससे ऊपर जो उड़ जाते हैं, तो सेक्स का प्रॉब्लम हो जाता है। तो बच्चे यदि एक बार राह बिगड़ गए, दुराचारी हो गए, तो फिर संभालना बड़ा कठिन हो जाएगा। एंड ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मिजरीज, परेशानी, बदनामी, डाउनफॉल ऑफ द फैमिली। एक इसको भी नोट कर लीजिए, बहुत छोटा है, इसको याद रहेगा, किसी को भी याद रहेगा। और दिस इज वेरी कॉमन सीन ऑफ द एस्ट्रोलॉजी, ये बहुत कॉमन है ये। एक दूसरा भी बता रहा हूं कि मान लीजिए यहां पर 1 नंबर है, या और यहां पर 8 नंबर है, मतलब मंगल का नंबर है, और यहां राहु है। एक नंबर है या 8 नंबर है और राहु भी है यहां। वैसे ही 8th हाउस में भी 1 नंबर हो या 8 नंबर हो और यहां राहु हो, ठीक उसी तरह से 12th हाउस में भी यदि 1 नंबर हो मंगल का, 8 नंबर हो मंगल का, और यहां राहु हो, 12th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस। और यदि लड़की की कुंडली है तो निश्चित मान लीजिए कि लगभग इसके हस्बैंड दीर्घजीवी नहीं होंगे। मतलब इनडायरेक्ट बोल रहा हूं, डायरेक्ट बोल रहा हूं कि वैधव्य योग होगा उसका, इसको एकदम पक्का समझ लीजिए। अब बहुत सारा चीज, जैसे हमने कहा कि मान लिया राहु है और उस पर 2 शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, तो राहु शुभ हो गए, तब ये चीज नहीं घटेगा।
राहु पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो ये दोष नहीं घटेगा, ये पक्की बात है। तो बहुत सारे रूल हैं जो अप्लाई किया जाता है, लेकिन मैरिज में जरूर इतना ध्यान दीजिए कि राहु यदि 7th हाउस में है, 8th हाउस में है, 12th हाउस में है, चाहे किसी भी राशि में है, तो इट इज नॉट ए साइन ऑफ वेलकम, इट इज नॉट ए साइन ऑफ वेलकम। हाँ, लड़का लड़की दोनों की कुंडली में यदि सिमिलर स्थिति है तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, जैसे मंगला मंगली न्यूट्रलाइज होता है, भी न्यूट्रलाइज हो जाता है। लेकिन राहु तो राहु है, इनके कुछ न कुछ तो ट्रेड होंगे। तो देखते समय ध्यान दीजिएगा इन सब चीजों को भी। मैं बहुत संक्षेप में कुछ बात बोला हूँ, खास करके भृगु बिंदु के लिए मेरी इच्छा थी। राहु का ही चैप्टर चल रहा है तो मेरी इच्छा थी कि इस बात को बताऊं। हालांकि एक चीज तो माने इन जनरल त्रिकोण का जो फंडामेंटल है ये सब कोई जानते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं वो सब कोई को मालूम है कि कुंडली में यदि यहाँ पर कोई शुभ ग्रह है, मान लिया यहाँ पर शुक्र है, तो ये लग्न तो शुभ हुआ ही। लड़कियों की कुंडली में यदि लग्न में शुक्र है तो सुंदरी होती हैं, 2 नंबर में हो 7 नंबर में हो तो बहुत सुंदरी होती हैं, 9-12 में भी हो तो सुंदरी ही कहलाती हैं। लेकिन गुण के साथ और यही चीज जब यहाँ है तो यहाँ से फिर ये 5th हाउस में भी रिजल्ट देते हैं पॉजिटिव, इसको भी शुभ बनाते हैं। ये त्रिकोण का फंडा है। ठीक उसी तरह से शुक्र यहाँ हो तो दूसरा जो त्रिकोण है 9th हाउस वाला, इसको भी ये शुक्र पॉजिटिव करते हैं, शुभ देते हैं, अपना रिजल्ट शुभ देते हैं। ये एस्ट्रोलॉजी का ये फंडामेंटल रूल है। मान लिया किसी की कुंडली में 9th हाउस में शुभ ग्रह है या गुरु है या बुध है, इसका मतलब है कि इनके पापा, इनके पिताजी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, धर्मपरायण हैं। यहाँ पर बुध हो तो, और ये गुण लग्न में भी जाएगा, मतलब बच्चे में भी ये गुण, उनके पापा का कुछ गुण यहाँ भी आ जाएगा और ये गुण यहाँ पर भी आ जाएगा, इस त्रिकोण में भी आ जाएगा। तो ये इस व्यक्ति का 5th हाउस है, तो यहाँ का गुण बेटे में भी आएगा, पोते में भी आ जाएगा। ये एक्सटेंशन ऑफ रूल है, उसके बारे में मैं बता रहा हूं। लेकिन यदि यहाँ सुख है तो यहाँ सुख है, यहाँ सुख है, यहाँ दुख है तो यहाँ दुख है, यहाँ दुख है। किसी एक में चाहे इसमें दुख है तब भी यहाँ दुख है, यहाँ दुख आ जाएगा। यहाँ उत्तम ग्रह है तो यहाँ उत्तम हो जाएगा, यहाँ उत्तम हो जाएगा। ये त्रिकोण का फंडा है। उसी तरह सेंसिटिव पॉइंट में भी त्रिकोण का फंडा है। निश्चित रूप से त्रिकोण में कोई भी ग्रह अपने से 5वें घर में, अपने से 9वें घर में पॉजिटिव रिजल्ट देता है, या यूं कहूं उसका पूर्ण रिजल्ट होता है। इसका भी उपयोग होना चाहिए कुंडली देखते समय। आज यहीं तक, इति शुभम, कहन दो।
निनाग्य जोहार।